sovereign gold bond scheme. This is very very important. ऐसे लोग जो अपने पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अपने पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये पहले ये स्कीम समझ लेनी चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि उनको पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करने हैं कि नहीं करने हैं। कुछ लोग हर साल गोल्ड बाय करते हैं, है ना, एनिवर्सरी पे बाय करते हैं या किसी की बर्थडे पे बाय करते हैं। तो बाय करने से पहले स्कीम को समझ लेना चाहिए, क्या पता उनका सोच, उनका थॉट चेंज हो जाए, उनका विचार चेंज हो जाए कि गोल्ड बाय नहीं करना है, हमको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बाय करनी है। एग्जैक्टली क्या है, देखो ये इसका स्कीम का मेन फायदा क्या है। अगर कोई बंदा अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर मैं फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूं, अगर मैं फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूं तो क्या बेनिफिट, मतलब क्या होता क्या इसके अंदर। अगर मैं फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे पास गोल्ड आता है, ज्वेलरी आती है, लेकिन इस गोल्ड की ज्वेलरी को बाय करने के लिए मुझे लेबर चार्ज पे करना पड़ता है, और जितना मैं लेबर चार्ज पे करता हूं, जितना बिल में ऐड होता है, उसका उसका तो गोल्ड मुझे मिलता नहीं है, तो वो तो पैसे गए, है ना। फिर गोल्ड बाय करते वक्त आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है ना। क्या पता कुछ वक्त बाद 2 या 3 साल बाद उसको आपको पॉलिश कराना पड़े, तो पॉलिश का भी खर्चा हो सकता है। इसको आप रीसेल करने जाओगे तो रीसेल करने में आपको कुछ पैसे डिडक्ट कर देंगे, है ना, ज्वेलर्स कुछ पैसे काट लेंगे और बाकी के पैसे ही आपको देंगे, है ना। दूसरा, उसको संभाल के रखने का भी रिस्क है, उसको कहाँ पे संभाल के रखोगे, है ना। तो रिस्क है, रिस्क ऑफ कैरिंग। यानी इन शॉर्ट ये फिजिकल गोल्ड बाय करने के ये सब डिसएडवांटेजेस थे, ये सब डिसएडवांटेजेस थे। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब जो बेनिफिट आप गोल्ड के अंदर देख रहे थे, वही बेनिफिट अगर मैं आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर दे दूं एंड प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट दूं, तो आप वही करना चाहोगे। यानी इसके अंदर क्या है, SGB, है ना, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या है ना। आप यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे फिजिकल गोल्ड आपके पास नहीं आता, यहाँ पे फिजिकल गोल्ड आपके पास नहीं आता है, भले यहाँ पे लिखा हो गोल्ड बॉन्ड स्कीम, यहाँ पे आपके पास आता है बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है वो बॉन्ड इश्यू कौन करता है, आरबीआई इश्यू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इश्यू करती है ना। अगर आरबीआई इश्यू करेगी तो उसका सेफ्टी बढ़ जाएगा ना, फिर तो इससे सेफ क्या होगा, तो सेफ्टी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको अगर ये गोल्ड, है ना, SGB चाहिए तो आप कितना ले सकते हो, मिनिमम आपको लेना पड़ेगा, मिनिमम आपको लेना पड़ेगा 1 ग्राम आपको लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप ले सकते हो, है ना, 4 kg। मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 4 kg पर पर्सन पर ईयर, इतना आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो जो पैसे आप एक्चुअली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले थे, वही पैसे आप यहाँ लगा दो। इससे क्या होगा, आरबीआई आपको एक बॉन्ड देगा, जैसे आप ये बॉन्ड बाय करोगे तो आपके पास एक फिजिकल सर्टिफिकेट आ जाएगा, गोल्ड नहीं आने वाला है, आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, एक सर्टिफिकेट आपको अलॉट किया जाएगा, जो सर्टिफिकेट में दिखाएंगे कि भाई कौन बंदा है, किसके नाम का ये बॉन्ड है और उसने कितने वैल्यू का बॉन्ड बाय किया है। मिनिमम 1 ग्राम का बाय कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 kg का बॉन्ड बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। सर इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें बेनिफिट ये है कि आपको रिस्क तो रहेगा नहीं भाई, रिस्क ऑफ कैरी तो रहेगा नहीं, कहीं भी पड़ा हो उसको कोई, है ना, चोर चोरी करके ले जा सकता है नहीं, ठीक है। सर इसमें प्राइस क्या पे करनी पड़ेगी, सर इसमें प्राइस क्या पड़नी, अगर आप उसको परचेस करते हो, इसको आप परचेस करोगे जो मिनिमम आपको 1 ग्राम करना पड़ेगा, और अगर आप उसको सेल करते हो, ठीक है, जब सेल करेंगे तब, परचेस करेंगे सेल करेंगे तो कौन सी प्राइस पे परचेस कर सकते हैं, तो जिस दिन आप परचेस करोगे, है ना, उस दिन के पिछले 3 दिन का गोल्ड का रेट लेंगे,
पिछले 3 दिन के गोल्ड का रेट लिया जाएगा और उसका एवरेज किया जाएगा। ये जो गोल्ड बॉन्ड है, SGB है, वो साल में 5 बार इश्यू करती है गवर्नमेंट, साल में 5 बार। उसकी डेट पहले से ही तय होती है ना, और कुछ ब्लॉक पीरियड में आपको बाय कर लेना होता है ना। अब जिस दिन बाय करोगे उस दिन पिछले 3 दिन में जो भी प्राइस चलती होगी गोल्ड की, उसका एवरेज किया जाएगा और उस एवरेज प्राइस पे आपको बाय करना होता है। एग्जैक्टली वैसे आप सेल करोगे तो सेल कौन सी प्राइस पे होगा? जब भी आप उसको सेल करोगे तो, है ना, पिछले 3 दिन का जो गोल्ड का रेट होगा उसका एवरेज किया जाएगा, फिर उस प्राइस पे आपको सेल करना होता है। क्लियर? ये बात तो उसकी हो गई, परचेज एंड सेल की। तो आपको तो वही रेट देना है जो फिजिकल गोल्ड में देने वाले थे, वही रेट देना है, और क्या पता एवरेज में कम भी हो जाए। क्लियर? चलो, और क्या बेनिफिट हो सकता है सर? पहला बेनिफिट तो ये कि आपको कैरी करने का दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है ना, कोई चोरी कर लेगा ऐसा कोई टेंशन होगा नहीं। दूसरा, इस तरीके से एवरेज प्राइस देते हैं। तीसरा, आपको इसको जब बाय करेंगे ना सर, आप जब उसको परचेज करोगे तो परचेज का आपको जीएसटी देना नहीं है सर। हेलो, ये जीएसटी यहाँ देना ही नहीं है। तो जीएसटी अगर नहीं होगा तो फिर प्राइस बहुत कम हो जाएगी। जबकि आप गोल्ड बाय करते हो ना सर, तो आपको गोल्ड बाय करेंगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये चीज है। ओके सर, अगर मैंने उसको परचेज कर लिया तो मैं कब तक अपने पास रखूं, मैं कब बेच सकता हूं? तो उसको आप सेल कब कर सकते हैं सर? सेल कब कर सकते हैं? वैसे तो ये 8 इयर्स है ना कि मैच्योरिटी होती है, 8 इयर्स में मैच्योर कर लेना पड़ेगा। लेकिन आप चाहो तो 8 इयर्स से पहले भी और 8 इयर्स के बाद भी आप उसको बेच सकते हो। 8 इयर्स से पहले यानी 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स आप 5 साल बाद उसको बेच सकते हो। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसको आप बेच सकते हो। 8 इयर्स में तो मैच्योरिटी है ही। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसे की जरूरत है तो 5 साल के बाद, 8 साल से पहले इसको आप आरबीआई को बेच सकते हो। ठीक है, चलिए 8 इयर्स पे तो मैच्योरिटी हो ही जाएगी। अगर 8 इयर्स पे भी अगर आपको नहीं बेचना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 8 इयर्स पे उसकी प्राइस बराबर नहीं है, गोल्ड की प्राइस बराबर नहीं है, तो आप 8 इयर्स के बाद भी बेच सकते हो। तो आप उसको 11 इयर्स तक अपने पास संभाल के रख सकते हो। ठीक है, दूसरा बेनिफिट, बहुत अच्छा बेनिफिट, आप 5th इयर्स पे बेचो या 8th इयर्स पे बेचो या आप 11 इयर्स पे बेचो, जो प्राइस पे बेचोगे वहां पे टैक्स लगने वाला है नहीं। नो कैपिटल गेन यहाँ लगने वाला नहीं, जबकि यहाँ तो लगता था, इस गोल्ड पे लगता था, है ना। ठीक है, तो एक बेनिफिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलिए, और क्या है, और पॉइंट क्या हो सकते हैं? अच्छा, एक पॉइंट आपको बताना था। ये जो आपको जो SGB मिला है, आप उसको आप डीमेट में भी कन्वर्ट करा सकते हो, डीमेट अकाउंट में भी ले सकते हो। अगर आपने उसको डीमेट अकाउंट में ले लिया, समझना, अगर आपने उसको डीमेट अकाउंट में ले लिया तो आप 5 साल से पहले भी बेच सकते हो, 5 साल से पहले भी बेच सकते हो, आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, है ना। समझ में है कि नहीं? लेकिन इसमें एक चीज समझनी है कि अगर आपने 5 साल से पहले बेच दिया, उस पर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो वो जो प्राइस होती है, ट्रेड करने की जो प्राइस होती है, वो डिपेंड करती है कि उस वो प्राइस डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे, कि उस वक्त SGB की कितनी डिमांड थी और उसकी प्राइस कितनी है। तो अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होगी, तो आपको फायदा होगा। और अगर डिमांड कम होगी, है ना, तो प्राइस भी कम होगी, तो आपको फिर उस प्राइस पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इस तरीके से बेचोगे तो यहाँ पे टैक्स लगने वाला है ना। ट्रेड करोगे तो आपको टैक्स लगने वाला है। लेकिन मेरा मानना तो ऐसा है कि आपको उसको डीमेट अकाउंट में ले ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर डीमेट अकाउंट में लेने से आपके पास और एक ऑप्शन बढ़ जाता है उसको बेचने का। बेचो ना बेचो, आपकी आपकी चॉइस है। ठीक है, तो 5 साल के बाद भी बेच सकते हैं, 8 इयर्स पे तो हो ही जाएगा, 11 इयर्स पे भी बेच सकते हैं, और कोई टैक्स लगने वाला है ही नहीं। कितनी अच्छी बात है। और एक अच्छा बेनिफिट मैं आपको बताऊं, अगर आपने गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया, SGB खरीद लिया, तो आपको 8 इयर्स तक अपने पास रखना पड़ेगा, है ना। तो इस पे जो प्राइस होगी, जितने का आपने बाय किया होगा, उस पे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करने वाली है, 2.5%।
2.5% एवरी ईयर, जो 6 मंथ में पे कर देगी, आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगी 2.5%। अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हो, अगर आपने फिजिकल गोल्ड बाय किया है, तो आपको कौन इंटरेस्ट देने वाला था? कोई नहीं देने वाला था। हम फिजिकल गोल्ड में क्या क्या दिक्कत क्या है? फिजिकल गोल्ड को बाय करने का क्या सेटिस्फेक्शन है? हम ये सोचते हैं कि भाई गोल्ड को हम देख सकते हैं, या ओके गोल्ड हम किसी को दिखा सकते हैं, एक चीज होती है, एक बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वहां तो इंटरेस्ट तो मिलने वाला है नहीं। आप इसको बेच लो ना, इसको बेच के आप गोल्ड खरीद लेना, फिर जब जरूरत पड़े तब। दूसरा, आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% एवरी ईयर, तो ये भी तो बेनिफिट हो गया। ठीक है सर, इसको आप कहां से बाय कर सकते हो? सर इसको मैं, है ना, एसजीबी बॉन्ड को मैं कहां से बाय कर सकता हूं सर? ठीक है, तो ये बाय करने के लिए आप जाओ कॉमर्शियल बैंक में चले जाओ। ये तभी लेकिन मिलेगा जब अपने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया होगा, जिस डेट को अनाउंस किया होगा तभी बैंक आपको बेच पाएगी। बैंक में मिल सकता है, ये पोस्ट में आ जाएगा, है ना। और ये स्टॉक एक्सचेंज में भी मैंने बताया इस तरह से ट्रेड हो जाता है, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। चलो, और क्या बेनिफिट हो सकता है सर? और सोचने दो, सोचो ना, सोचो सोचो क्या। देखिए और क्या हो सकता है इसके अंदर, एक पॉइंट है, यस, लोन। आप चाहो तो इस पे लोन मिल जाएगी आपको। तो अगर आपको लगता है कि आपको बेचना ही नहीं है, अभी नुकसान हो रहा है बेचने के अंदर, तो आप इस पे लोन ले लो, इस पे आपको लोन मिल जाएगी, बैंक में रखो, बैंक आपको लोन मिल जाएगी, तो आपकी जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। लोन कैन बी अवेलेबल, यस। फिर नॉमिनेशन तो कर ही सकते हैं, नॉमिनेशन तो आप, नॉमिनेशन की फैसिलिटी तो ऑलमोस्ट हर एक के अंदर है, नॉमिनेशन कर सकते हैं, है ना। आप प्लेज भी कर सकते हैं, लोन मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है, और कोई चीज है इसके अंदर बताने के लिए, जिसके लिए, हाँ, अगर आप सेल करते हो ना, तो आप सेल 1 ग्राम से कम नहीं कर सकते, वैसे भी 1 ग्राम से कम तो मिलता भी नहीं है ना, तो 1 ग्राम से कम सेल नहीं कर सकते आप, है ना। तो सेल करोगे तो यू कैन नॉट सेल लेस देन 1 ग्राम, ठीक है, लेस देन 1 ग्राम आप सेल नहीं कर सकते हैं सर। ओके, तो ये चीज थी, बोलिए समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक, अब ये देख लेते हैं कि आपके मटेरियल में क्या लिखा हुआ है। मटेरियल में कुछ चीजें पुरानी हो सकती है जो भी चेंज हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे चेंज कर लेना है। अब मटेरियल देख लेते हैं। देखिए मटेरियल में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का नेम क्या है ना, एसजीबी उसका नाम लिखा हुआ है, इश्यू कौन करता है, आरबीआई इश्यू करता है ना। एलिजिबिलिटी मतलब कौन बाय कर सकता है ना, इंडियन एंटिटीज बाय कर सकती है, इंडिविजुअल तो बाय कर ही सकता है, तो इंडिविजुअल के बारे में देख रहे हैं अभी सब कुछ। डिनोमिनेशन, आपको कितना बाय करना पड़ेगा, मैंने बता दिया आपको 1 ग्राम तो बाय करना ही पड़ेगा कम से कम, और फिर आप मैक्सिमम कितना बाय कर सकते हो, मैक्सिमम मैंने बताया आपको बाय करना है, मैक्सिमम लिमिट जो है ना यहाँ पे मैक्सिमम, इफ 500 ग्राम्स नहीं है, अभी कितनी हो गई है 400 ग्राम, यानी 4 केजी हो गया है ना, तो जहाँ पे 500 ग्राम्स हो वहां पे 4 केजी कर रही है ना। tenure, the tenure of the bond will be for a period of 8 years with the exit option of 5 years। समझा दिया मैंने आपको, 5 साल तक, 5 साल पे भी है ना, 8 साल, 5 साल, 11 साल, डन डन डन। यूनिट होल्डर, जॉइंट होल्डिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, मैक्सिमम कितना मैंने बता दिया आपको, 4 केजी, 4 केजी मतलब 400 ग्राम। इश्यू प्राइस कैसे फिक्स होगी मैंने बता दिया आपको। पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट फॉर द बॉन्ड विल बी थ्रू कैश पेमेंट अप टू मैक्सिमम ऑफ 20,000, और डिमेट ड्राफ्ट आप जनरली कैश पेमेंट आप अवॉइड ही करो तो अच्छी बात है ना, वैसे भी कैश पेमेंट करेंगे क्यों। क्लियर, ये हो गया। और एक पेज है, जरा देख लेते हैं। ठीक है सर, देख लीजिए। रिडम्पशन प्राइस कौन सी रहेगी मैंने बता दिया आपको, रिडम्पशन प्राइस किस तरीके से होगी। जब भी आप रिडम्पशन करना चाहो तो वैसे तो 8 इयर्स की मैच्योरिटी होती है, 8 इयर्स पे जो भी प्राइस चल रही होगी उस वक्त पिछले 3 दिन का एवरेज लिया जाएगा गोल्ड के रेट का, उस प्राइस पे आप रिडीम कर सकते हो, है ना। ये जो लिखा हुआ है ना प्रीवियस ईयर मंडे टू फ्राइडे, है ना, पिछले 3 दिन का एवरेज लेना है, आप समझो, मंडे फ्राइडे छोड़ दो, पिछले 3 दिन का आपको एवरेज लेना है ना?
सेल्स चैनल, ये कहाँ बेच सकते हो, मैंने बता दिया ना, है ना। आप आरबीआई को मैच्योरिटी पे दे सकते हो आप, है ना, ठीक है, 5th ईयर पे, 8th ईयर पे, 11th पे, आप चाहो तो है ना स्टॉक एक्सचेंज पे ही है ना उसको बेच सकते हो। इंटरेस्ट का रेट बताया था 2.5 पर annum। कोलेटरल, इस पे लोन मिल जाएगी आपको, केवाईसी भरना पड़ेगा आपको, नो योर डॉक्यूमेंट्स, टैक्स ट्रीटमेंट मैंने समझा दिया आपको, है ना, ट्रेडेबिलिटी कर सकते, ट्रेड कर सकते मार्केट के अंदर, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर एलिजिबिलिटी, हम भी बैंकिंग में करते थे, बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको एसएलआर मेंटेन करना पड़ता था, तो इसके अंदर ये वैलिड है, ये अगर आपने बाय कर दिया होगा जो भी वैलिड है ना, कमीशन पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है।